और दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, यह हर कोई जानता है। हालांकि कुछ समाज सेवी संगठन कह लीजिए, कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है, आप जानते हैं, पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर, जो अपनी संस्था के ज़रिए और बतौर सांसद, बतौर जनप्रतिनिधि न सिर्फ अपने पूर्वी दिल्ली बल्कि पूरी दिल्ली के लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं गौतम गंभीर। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए जी न्यूज़ के लिए। हम जानते हैं इस वक्त एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद मैं बस ये समझना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मतलब क्या मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्या अपनी संस्था के ज़रिए, या आप खुद पर्सनली कर रहे हैं, एमपी लेड फंड से कर रहे हैं? किस तरह से मदद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, पहली बात तो है कि इंसानियत से कर रहे हैं और सच्ची नीयत से कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी एमपी लैड फंड की, एमपी लैड फंड ऑब्वियसली 2 साल के लिए बिल्कुल फ्रीज है। तो शुरुआत हमने ऑब्वियसली अपने पैसे से करी थी, फिर साथ में लोग जुड़ते चले गए। जैसे अक्षय कुमार जी ने भी डोनेट किया हमारी फाउंडेशन को, बाकी बहुत इंडिविजुअल्स ने भी डोनेट किया। तो शुरुआत जहाँ से हमने करी थी, सबसे पहले शुरुआत करी थी फैबीफ्लू बांटने से। जिन जिन गरीब लोगों को जरूरत थी फैबीफ्लू की, उनको हमने मुफ्त में फैबीफ्लू दी। उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, उसके बाद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए। तो इस तरीके से शुरुआत करी थी, साथ में उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। मतलब क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर था? लोग आपको अप्रोच कैसे किया और आगे कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, हेल्पलाइन नंबर था। जो मेरा एमपी ऑफिस है, 2 जागृति एनक्लेव में, उधर का हेल्पलाइन नंबर था। वहाँ पर लोग वहाँ पर आते थे, अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते थे, आधार कार्ड देते थे, साथ ही में अपना फ़ोन नंबर देते थे। और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद हम फैबीफ्लू देते थे उनको मुफ्त में। उसी के बाद हम पीछे लिख भी दिया करते थे कि कितनी हमने टैबलेट्स दी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एक ही व्यक्ति अगले दिन भी आता था जिसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कई बार सिर्फ ये होर्डिंग बचाने के लिए कि लोग अपने घर में इकट्ठी ना करके रख लें, इसलिए हम उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन थी उसके पीछे लिखते थे कि कितनी टैबलेट्स डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब करी, और साथ ही में हमने उनको कितनी टैबलेट्स दी है, जिनसे कि हर 2 या 3 दिन बाद वो व्यक्ति ना आए, जब उसका वो कोटा खत्म हो जाए वो टैबलेट्स का, उसके बाद ही वापस आए। और जहाँ तक कि एक और चीज कहना चाहूंगा, जहाँ तक कि ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, चाहे सिलेंडर्स, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जहां तक कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात है, हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिविजुअली लोगों को दिए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। साथ ही में क्योंकि होर्डिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए हमने सिक्योरिटी रखवाई, पोस्ट डेटेड चेक्स लिए लोगों से, जिससे कि वो आगे जाके उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए। और जब वो वापस आए 10 दिन में, उनको अपने हमारे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस देना है। और कई लोगों ने वापस आके 10 दिन बाद भी ये बोला कि हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो पोस्ट डेटेड चेक है वो हमारे को नया पोस्ट डेटेड चेक दिया, सिर्फ इस कारण से कि वो आगे जाके कोई बेच ना दे। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए, जिन घरों में जिनके परिवार के जो लोग हैं वो एक बार ठीक हो जाए, तो वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे को वापस दे दें, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे को खाली वापस दे दें, जिससे हम उनको रिफिल करा के या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उस व्यक्ति को दे पाए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से हमने सिक्योरिटी रखी। सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम, सिर्फ ईस्ट दिल्ली, या ओवरऑल पूरी दिल्ली? देखिए, फैबीफ्लू जब शुरुआत करी थी तो ईस्ट दिल्ली से शुरुआत करी थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रिप्स नहीं थी, इतनी ज़्यादा टैबलेट्स नहीं थी। लेकिन जब हमारे को ज़्यादा टैबलेट्स मिली तो फिर हमने पूरी दिल्ली के लिए खोल दी थी। आज शायद उतनी ज़रूरत है नहीं फैबीफ्लू की। जब हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शुरुआत करी तो हमने पूरी दिल्ली के लिए जो SOS हमारे को आते थे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते थे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ऐसी चीज़ है कि जिससे आप ज़िंदगी बचा सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। तो इसलिए वो हमने पूरी दिल्ली के लिए किया था, सिर्फ ईस्ट दिल्ली के लिए नहीं। क्योंकि ईस्ट दिल्ली फैबीफ्लू ईस्ट दिल्ली से शुरुआत करी थी, पूरी दिल्ली के लिए खोली। कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसको हमने पहुंचाया पूरी दिल्ली में। गौतम, आमतौर पर ये चीज़ें कई बार होती हैं, आप हम लोग भी मदद मांगते हैं, हम लोगों से भी लोग मदद मांगते हैं। आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं फैबीफ्लू के ज़रिए। हो सकता है हॉस्पिटल एडमिशन को लेकर भी आपने कई बार मदद की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर। कभी ऐसा हुआ कि आप नहीं मदद कर पाए, लोगों ने मदद बहुत बार ऐसा हुआ। मैं नहीं आप मदद कर पाए? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और मेरी भी अपनी लिमिटेशंस है, और ना मैं बिल्कुल दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। और सबसे ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है पूरे इस पिछले 2 महीने में, कि बहुत ऐसे लोग थे, हज़ारों कॉल्स आती थी कि हमारे को ICU बेड्स दिलवा दीजिए, हमारे को ऑक्सीजन बेड्स दिलवा दीजिए, हमारा ऑक्सीजन डिप हो रहा है। और
मैं हॉस्पिटल्स की भी, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-6 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो हो गया, स्कॉट्स हो गया, धर्मशिला हो गया। लेकिन वहाँ पर अगर आप उनसे, उनके एमएस से आप बात भी करते थे तो एमएस खुद इतने अंडर प्रेशर थे जहाँ पर बेड्स नहीं थे। तो कई बार अब ऐसा भी हुआ कि हम लोगों को बेड नहीं करा पाए। ऐसा नहीं है कि मैंने हर व्यक्ति को बेड करा के दिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था हमने लोगों की एडमिशन कराई, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में बेड्स अवेलेबल ही नहीं थी। इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसमें आप जितना मर्जी एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जितना मर्जी चाहें, वो भारतीय जनता पार्टी को, वो पिछले 6 साल से हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करते चले जा रहे हैं। जब उन्होंने बाहर आके बोला था कि 5000 बेड अवेलेबल हैं, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे घर के सामने गंगाराम हॉस्पिटल है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से लोगों को तड़पते हुए, वहाँ पर कोई बेड अवेलेबल नहीं था किसी तरीके का। लोग पार्किंग लॉट्स में बैठे हुए थे, गाड़ी के अंदर 8-8, 9-9 घंटे बैठे हुए थे, उनको बेड नहीं अवेलेबल हुए। तो ये सिर्फ झूठ है कि जब मुख्यमंत्री जी ये बाहर आके कहते हैं कि बेड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, एक वक्त पे बेड्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। इनफैक्ट ये हालत हो गई कि एक वक्त ऐसा आया था कि एमएस ये बोलने लग गए थे कि अगर आपको सिर्फ अपने लिए चाहिए हो तब प्लीज़ हमारे को कॉल करना, नहीं तो हमारे पास कोई भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। और मैं किसी को भी आर्म ट्विस्टिंग करके बेड्स नहीं दिलवाना चाहता था। मैं अपना स्टेटस, क्योंकि मेरा खास व्यक्ति हूँ, मैं उसको दिला दूँ और किसी और को निकाल दूँ, ये उस टाइम पे मेरा फ़र्ज़ नहीं था। मेरा फ़र्ज़ था इंसानियत दिखाना, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शायद मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को उतनी ज़रूरत नहीं होगी, किसी और के परिवार के व्यक्ति को मेरे परिवार के व्यक्ति से ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैंने यही कोशिश करी कि उस व्यक्ति को मिले जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी बच सके। लेकिन आज भी सच्चाई ये है कि दिल्ली में बेड्स की बहुत मारामारी है। ये बिल्कुल झूठ है कि जहाँ पर ये बोला जाता है कि दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है, बेड्स की बिल्कुल कमी है। वैक्सीन की भी बहुत कमी। देखिए, वैक्सीन की कमी, आप ये बताइए कि 50% सेंटर ने देनी थी, 50% दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर करनी थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने कितनी ऑर्डर करी है वैक्सीन? और वैक्सीन की बात, ठीक है, वैक्सीन की बात कर सकते हैं। आप ये बताइए पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार ने क्या तैयारी करी सेकेंड वेव के लिए? किस चीज़ की कमी नहीं है दिल्ली में? एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो दिल्ली की जनता के लिए काफ़ी हो। आप ऑक्सीजन की बात ले लीजिए, आप कोविड वार्ड्स की बात ले लीजिए, आप ऑक्सीजन टैंकर्स आपके पास नहीं है। दिल्ली कैपिटल है इस देश का, उसके बावजूद आपके पास ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे कि आप बाहर से ऑक्सीजन मंगवा सकें। यहाँ पर आपने किसी भी तरीके की तैयारी नहीं करी। आप जो आज आके ये कह रहे हैं कि हमने 10 दिन में 500 बेड का कोविड सेंटर खोल दिया, ये 500 बेड का कोविड सेंटर 2 महीने पहले भी खोला जा सकता था। आपका क्या बैकअप प्लान था? आपका कोई बैकअप प्लान नहीं था। इतना अनफॉर्चुनेट, आपने लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दिया। आपने हर वक्त झूठ बोला है। कहाँ गए वो 5000 बेड? बताइए, जब आप कह रहे थे कि 5000 बेड अवेलेबल है, कहाँ गए वो 5000 बेड? आज लोगों के पास एक भी बेड नहीं था। सच्चाई ये है कि आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। आपने अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए पूरे देश में, एक ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के, जिसने कोरोना के समय इतनी ऐड दी होगी। आपने ऑक्सीजन टैंकर्स की ऐड दी है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में। उसी पैसे से आप शायद लोगों को ऑक्सीजन दे सकते थे। 2020 में आपने वायदा किया था कि हम हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएंगे। कहाँ गया वो ऑक्सीजन सिलेंडर? कहाँ गए आपके 100 हॉस्पिटल्स? कोई उनसे ये सवाल पूछता नहीं है। कोई मीडिया उनसे ये सवाल नहीं पूछती कि वो 100 जो हॉस्पिटल्स आपने खोलने थे, 100 यूनिवर्सिटीज़ जो आपने खोलनी थी, हर घर में जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना था, कहाँ गया वो? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं रह गया, दिल्ली की जनता को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। आपको बाहर आके अपोलोजाइज करना चाहिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जिससे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हो। और उनके पास कोई हक नहीं है दिल्ली की जनता या किसी के भी मेहनत की कमाई का पैसा अपने ऊपर लगाने के लिए। ये सारा पैसा, हर एक पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके ऊपर लगना चाहिए, उसकी भलाई के लिए लगना चाहिए। चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो दिल्ली का। बताइए, सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ ना दिल्ली का। सबसे बुरी हालत, 2.5 करोड़ लोगों को आप नहीं संभाल पाए। 2.5 करोड़। हाँ जी, बताइए। ये सवाल कई बार पूछा गया गौतम, हम लोगों की तरफ से भी कई बार डिबेट्स में हम लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा। जवाब ये आता है कि सेंटर की तरफ से कोटा ही नहीं दिया जा रहा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन प्लांट्स, जो 8 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने थे, वो तो पीएम केयर से बजट उनके पास पहुंच गया था, सिर्फ एक ही लगा पाए। उसमें भी गलती सेंटर की,
ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो भी गलती सेंटर की, वैक्सीन नहीं मिल रही, वो भी गलती सेंटर की। और आपकी क्या जिम्मेदारी है? पिछले 6 साल में आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप ये तो बताइए, 6 साल में एक हॉस्पिटल आपसे खुला, क्या जिम्मेदारी है? आप तो इतने बड़े बड़े वायदे करके आए थे कि दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। ये सवाल तो कोई भी नहीं पूछता उनसे। मुख्यमंत्री जी को हिम्मत है बाहर आके जवाब देने की जनता की? अगर जनता में, चलो छोड़ो, मैं एमपी हूं, मैं अगर एक साधारण नागरिक के तरफ से, एक दिल्ली वासी की तरफ से, जहां वो पैदा हुआ, सब कुछ दिल्ली ने उसको दिया, अगर मैं उनसे ये सवाल पूछूं कि 6 साल में आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, वो जवाब दे सकते हैं इसका? कहाँ गए उनके मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग तक नहीं हो पाई, बंद पड़े हैं मोहल्ला क्लिनिक। कौन जवाब देगा इसको? आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका क्या बैकअप प्लान था पिछले 1 साल में? आपने क्या किया, क्या तैयारी रखी आपने कि आप दिल्ली की जनता को उनकी जिंदगी दे सके? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भी सेंटर ही देगी। मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? अगर सब कुछ ही सेंटर ने करना है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुख्यमंत्री पद? सिर्फ हर चीज सेंटर पे ब्लेम करना थक चुके हैं हम ये सुन सुन के। अपनी जिम्मेदारियां तो बताइए ना, आपकी खुद की जिम्मेदारियां क्या है दिल्ली की जनता के लिए? 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए आपने, आप बोलिए, 500 करोड़ रुपए आपने अपने एडवर्टाइजमेंट बजट पे लगाए हैं कोरोना के टाइम पे पिछले 1 साल में। 500 करोड़ रुपए। आप जानते हैं 500 करोड़ रुपए में क्या क्या चीजें हो सकती थी? आपने ऑक्सीजन टैंकर का आपने विज्ञापन दिया महाराष्ट्र और गुजरात में। वो पैसा दिल्ली की जनता का है, किसी की मेहनत की कमाई है। 12-12 घंटे काम करके टैक्स पेयर पैसा कमाता है वो, और आज उसी टैक्स पेयर के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, कोई तैयारी नहीं करी, एक हॉस्पिटल नहीं खोला। इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा या सेंटर देगी? मुख्यमंत्री को देना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब क्योंकि शायद सबसे ज्यादा फोकस सबका वैक्सीनेशन पर है शायद गौतम, अब ये कहा जाए कि कोरोना को हराने का एक ही हथियार है वैक्सीनेशन, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। दिल्ली में वो भी नहीं हो पा रही है, उसमें भी आज की स्टेटमेंट आपको पता होगा कि वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर कोई आपका एक्शन प्लान बतौर एमपी? देखिए, बतौर एमपी हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन आए और लोगों को वैक्सीनेशन लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वैक्सीनेशन में भी, जब शुरू में वैक्सीनेशन आई थी तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर भी सवाल उठाए थे कि क्या ये वैक्सीनेशन बिल्कुल ठीक है, कि पीएम साहब को पहले ये शॉट लेना चाहिए, क्या ये फुल प्रूफ है? आज यही वो लोग हैं जो पहले राजनीति कर रहे थे वैक्सीनेशन पे, आज यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, वैक्सीनेशन जल्दी से मंगवाइए। आप बताइए, आपने पिछले इतने समय में कितनी वैक्सीनेशन ऑर्डर करी है दिल्ली की जनता के लिए? ये तो कम से कम दिल्ली सरकार बताएगी ना कि कितनी ऑर्डर करी है उन्होंने। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, आई होप 67 लाख 67 लाख, तो आई होप कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि एक दिन में तो आएगी नहीं, और एक दिन में तो 67 लाख लोगों को लगेगी नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही लगेगी ना। अगर आप 67 लाख लोगों वैक्सीनेशन लेके भी आ जाएंगे एक दिन में, तो आप लगा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे ही लगा पाएंगे। तो धीरे धीरे अगर आप बैचेस में ऑर्डर करते, या फिर आप अभी इससे पहले ऑर्डर करते, या फिर करा होता, तो शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट होता। और इनफैक्ट वैक्सीनेशन के अलावा अगर आप बाकी चीज़ों में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, अगर आपने कोविड वार्ड्स खोले होते, अगर आपने हर तरीके से, ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है दिल्ली में वो नहीं होता, तो लोग शायद और इंतज़ार कर सकते थे वैक्सीनेशन का। क्योंकि इतना पैनिक क्रिएट हो गया, हर व्यक्ति को लग रहा है कि जी अब मेरे को वैक्सीनेशन चाहिए, नहीं तो ये फेटल होता जा रहा है। ये सिर्फ ये कारण है क्योंकि आपका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कोलैप्स हो गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। आज अगर आप बेड लेने चले जाइए, अगर आपको किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, तो आप जो मुझे बोलेंगे मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको उसका जवाब दूंगा। आज भी बेड अवेलेबल नहीं है किसी हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये पैनिक क्रिएट होने की वजह से सबको जल्दी, ये हाल दिल्ली का है सर, कैपिटल, और ये कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी, और ये नहीं है कि ये पहली बार, और ये नहीं है कि ये पहली बार और ये नहीं है कि ये पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी नहीं है कि मेरी तरह ये दूसरा साल है इनका पॉलिटिक्स में, इनका 6ठा साल है, इनका 3रा टर्म है। चलो आप पहला टर्म हटा भी दीजिए, 2रा टर्म है इनका फुल फ्लेज्ड, और इतनी मेजॉरिटी से आए हैं। उसके बावजूद आप सवाल तो पूछिए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च किए। और ये जो ये मुफ्त चीज़ें आप देते हैं ना, मुफ्त बिजली और पानी, और जब आप ये बाहर आके मीडिया को ये कहते हैं कि जी दिल्ली तो अभी भी प्रॉफिट में है, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है ना, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए, एजुकेशन के लिए, नए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन चीज़ों पे लगना चाहिए, ये आपने वहाँ से निकाल के लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिया है इनका।
तो आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के उधर दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। एक जगह से पैसा आप हटा रहे हैं जहां, और दूसरी जगह पे आप मुफ्त दे रहे हैं, सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के लिए या सिर्फ पावर में आने के लिए, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। आज दिल्ली में एक सवाल और है, बस एक आखिरी सवाल है। हाँ जी, हाँ जी जी गौतम, बस एक आखिरी सवाल है। हमने पहली लहर आई, उससे हमने शायद सबक नहीं लिया, दूसरी लहर में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब तो थर्ड की भी वार्निंग है। हम तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं? अभी तो थर्ड आने वाली है, अब तो पता है कम से कम। देखिए, मैं सिर्फ ये फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं सिर्फ ये मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि अब से लेके जब भी तीसरी लहर आएगी, जो सितंबर या अक्टूबर में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कम से कम हमारे पास ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में एक भी नया वेंटिलेटर नहीं लिया, तो कम से कम जब तीसरी वेव आए तो उसकी हमारे को तैयारी रखनी चाहिए। ब्लेम गेम ख़त्म करिए, ठीक है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है दिल्ली की जनता के लिए। मेरे को बेड मिल जाएगा, उनको बेड मिल जाएगा, सारे एमपीज़, एमएलए सबको बेड मिल जाएंगे, किसी को कमी नहीं होगी। असली में जो मरता है वो एक कॉमन आदमी मरता है जिसको बेड नहीं मिलता। तो एक कॉमन व्यक्ति की तरह सोचिए, एक आम आदमी, अपने आप को एक आम आदमी की तरफ देखिए जो 8-8, 9-9 घंटे पार्किंग में बैठा हुआ है। तो कम से कम ऑक्सीजन और बेड्स की कमी ना हो और वेंटिलेटर्स की कमी ना हो, जिससे जब तीसरी वेव आए तो इतना पैनिक ना क्रिएट हो जाए। वैक्सीनेशन तो लगेगी, वैक्सीनेशन तो आई एम श्योर कि एक सबसे बड़ा माध्यम है कि जो हम कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या तैयारी कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। वो तैयारी पूरी रखिए और आई होप कि हम सब मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से, खासकर आप जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं अपने स्तर पर बतौर सांसद, वो भी काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर, जी न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.